हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर 11 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण 11 अप्रैल 2026 से समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में और वेबसाइट्स पे, आकाशवाणी, एएनआई, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी पे जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, आज यहाँ पर देखा जाए एक एक कर हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये वीडियो क्लास आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी देखा जाए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रतिदिन देखा जाए जो क्लास होती है उस क्लास में मैं आपको बताते जाता हूँ कि कौन सा कंटेंट वैल्यू एडिट मटेरियल की तरह आप मुख्य परीक्षा में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब अपनी आप हेडिंग डाल के अपने पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं, तो उस पॉइंट्स के साथ समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल चाहिए होता है। और वो एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलता है, वो एग्जाम्पल आप कहाँ से खोज कर लेकर आते हैं, वो एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से खोज कर लगाते हैं। और वो सारे जो मेहनत आपको करनी होती है न्यूज़पेपर को पढ़ के, वो ऑलरेडी मेहनत करके मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट भी किया जाता है। ये क्लास एक मासिक पैकेज के रूप में डिज़ाइन करके रखा गया है। मासिक पैकेज देखा जाए तो कल वीडियोज़ में कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जब ये मासिक पैकेज आपने डिज़ाइन करके रखा है, पेड है, तो यूट्यूब पर वीडियो क्यों आ रहा है? वीडियो फ्री है, ठीक है, वीडियो फ्री है। टेस्ट और जो इसकी पीडीएफ है, डेली पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, यूपी स्पेशल की पीडीएफ है, सारी पीडीएफ और जितना टेस्ट है वो सब कुछ पेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती हैं। बाकी वीडियो जो है वीडियो फ्री है, यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 11 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले देखें 28वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की साध्यक्षता। चर्चा करते हैं। भारत ने 9 अप्रैल 2026 को 28वीं भारत आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की साध्यक्षता की, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव पी कुमारन के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें, इस बैठक की साध्यक्षता फिलीपींस के विदेश मंत्रालय के अपर सचिव लियो एम हेरेरा लिम के द्वारा किया गया है, जिसमें पिछले शिखर सम्मेलन के निर्णय की प्रगति की समीक्षा भी की गई। चर्चा करें तो दोनों पक्षों ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने तथा अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। यानी कि जो वर्ष 2026 का साल है, इसको देखा जाए तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, यानी कि यहां पर बात करें तो आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के रूप में, कोऑपरेशन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, सहमति व्यक्त की गई है। यहां पर देखा जाए इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, जहाजरानी और समुद्री संसाधनों के संरक्षण जैसी गतिविधियों में आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। ठीक है, चर्चा करें तो बैठक में वर्ष 2026 में होने वाले 48वें आसियान शिखर सम्मेलन के एजेंडे और दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक व सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो आसियान जो है ये 11 देशों का एक समूह है। ठीक है, अभी आसियान जीएस पेपर 2 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 जो आईआर का सेक्शन है, आईआर का सेक्शन, ठीक, और लो ईस्ट पॉलिसी, उस दृष्टिकोण से आसियान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर याद रखना है ये जो 11 देशों का समूह है आसियान, ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और हाल ही में देखा जाए तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते इसके नए सदस्य के रूप में शामिल हो। यानी कि आसियान में अभी तक जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? वो थी, यहां पर देखा जाए 2025 तक ये संख्या थी 10, और तिमोर लिस्ते जो है ये नए सदस्य के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हुआ, तो इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 11। परीक्षा में क्या पूछ सकता है कि हाल ही में आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना, या जो आसियान है, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का निधन हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां पर देखा जाए एग्जाम में जो निधन होते हैं उनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। आप चाहे आरओ का पेपर उठाकर देखिए, चाहे जो आरओ का पेपर कैंसिल हुआ था उसको उठाकर देखिए, साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ 2024 उसे देखिए, 2025 का पेपर हुआ उसे देखिए। हर पेपर में जो निधन होते हैं उनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर देखा जाए सीडी गोपीनाथ, इनका निधन हो गया है। पर चर्चा करते हैं भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ का 9 अप्रैल 2026 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहां पर चर्चा करें वर्ष 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे। ठीक है, यानी पर देखा जाए तो भारत की जो पहली टेस्ट जीत दर्ज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ 1952 में, उसके अंतिम जीवित सदस्य कौन थे? सीडी देशमुख, इनका सीडी गोपीनाथ, इनका भी देखा जाए तो 9 अप्रैल को निधन हो गया। चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया के नील हार्वे के बाद वे दुनिया के दूसरे सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, जिनका जन्म 1 मार्च 1930 को मद्रास, यानी कि अब जो चेन्नई है वहां पर हुआ था। बात कर लेते हैं गोपीनाथ के बारे में, तो वर्ष 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ
ब्रेबोन स्टेडियम में अपना टेस्ट करियर की उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उन्होंने पहली पारी में नाबाद 50 रन बनाए थे। यानी कि उस टाइम का 50 रन आज के टाइम को देखा जाए तो दोहरे शतक के बराबर है। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने नाबाद 50 रन बनाए थे पहली बार। चर्चा करते हैं, उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत और मद्रास यानी कि अब तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 8 टेस्ट 83 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं। उनके निधन से भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक युग था उसका समापन भी हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का पहली बार जीत का मार्ग इन्हीं के द्वारा प्रशस्त किया गया था। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है हमारी आज की तीसरी खबर देखते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्राफ्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यानी कि इंटीग्रेटेड एयर ड्राफ्ट टेस्ट जो होता है, यानी किस प्रकार से देखा जाए जो हमारा मिशन अंतरिक्ष में जाएगा वापस लैंड करेगा, तो जो ड्रॉप टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा उसका देखा जाए यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है। चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 9 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्राफ्ट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में एक डमी क्रू मॉड्यूल का अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया थी, जिसमें पैराशूट सिस्टम का सही समय पर खुलने तथा सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता को जांचा गया। यहाँ पर बात करें अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर वापसी के दौरान उसकी अत्यधिक गति को नियंत्रित करने और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए पैराशूट तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर ये तकनीकी आप देखना चाहते हैं ना, ये किस प्रकार ये तकनीकी होती है, कैसे काम करता है, तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आप सर्च करिएगा आर्टेमिस 2 मिशन लैंडिंग। ठीक है, यूट्यूब पर ही सर्च करिएगा। आज सुबह 5 बजे जब आपकी आंखें भी नहीं खुली होंगी, ठीक है, आपकी आंखें भी नहीं खुली होंगी, तो जो आर्टेमिस मिशन था ना, आर्टेमिस मिशन अपना 10 दिन का सफर पूरा करके आज पृथ्वी पर लौट आया है। तो उस वीडियो को जाके आप YouTube पर देख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से देखा जाए किस प्रकार से ये क्रू मॉड्यूल लैंड किया है, उसकी पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं गगनयान मिशन जो 2027 में लॉन्च यहाँ पर प्रस्तावित है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट पर 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, बात करें इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाले दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यानी कि ये जो गगनयान मिशन है, इसकी सफलता के बाद देखा जाए तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4। अभी जो साइक्लोन 4 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स ने की 25 सदस्यीय टुकड़ी 9 अप्रैल 2026 को अभ्यास साइक्लोन 4 में भाग लेने के लिए मिस्र, इजिप्ट पहुंची। यहां पर देखा जाए भारत और मिस्र के बीच में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण 9 से 17 अप्रैल तक मिस्र के आंसास में आयोजित किया जा रहा है। देखा जाए तो यह द्विपक्षीय अभ्यास का मुख्य उद्देश्य, इस द्विपक्षीय अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच में सैन्य सहयोग को मजबूत करना, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल सेटिंग्स की प्रशिक्षण प्राप्त करना था। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए विशेष रूप से जो डेजर्ट वारफेयर होता है, यानी कि जो रेगिस्तानी युद्ध होता है, तथा अर्बन कॉम्बैट यानी कि शहरी युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में आपसी तालमेल किस प्रकार से बैठाया जाए, इसी का यहां पर देखा जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित किया गया और दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में मिलकर सहयोग किया और ये विशेष अभ्यास किया है, जिसका नाम क्या है, साइक्लोन 4। कहां पर हुआ है, मिस्र में हुआ है, ये याद रखिएगा। इसका पिछला संस्करण जो हुआ था वो भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि साइक्लोन अभ्यास श्रृंखला का पिछला संस्करण भारत में आयोजित किया गया था, जो दोनों देशों के बीच में देखा जाए तो बढ़ते अच्छे संबंधों का प्रतीक भी है। आगे चर्चा करें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉरिशस और यूएई की रणनीतिक यात्रा, यहां पर बात करते हैं तो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, ये 10 अप्रैल 2026 को अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में मॉरिशस पहुंचे। यह यात्रा भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है, भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बात करते हैं मॉरिशस में 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन, यानी कि जो 9वीं आईओसी की बैठक हुई थी, यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन का आयोजन यानी कि हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित किया गया 9वां संस्करण, ये किसके द्वारा किया गया, तो भारत के विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था मॉरिशस में। बात करते हैं इस सम्मेलन का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और ब्लू इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना है। ठीक है, आगे बात करें आईओसी की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हिंद महासागर में जहाजों और सुविधाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से वर्ष 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा इस सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बात करते हैं यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 11 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां वे वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की गई। चलिए आगे देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन 2023। अब ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है, डायरेक्टली जीएस पेपर 2 में आपसे सवाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पूछ सकता है। इसका जो ड्राफ्ट है इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस संशोधन के प्रभावी होने पर लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा में देखा जाए महिलाओं की 1/3 यानी कि 33% सीटें जो है वो आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, सीटों में वृद्धि होगी। यहां पर बात करते हैं तो संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 816 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे महिला प्रतिनिधित्व के साथ साथ सदन की कुल क्षमता जो है उसका भी विस्तार होगा। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण का स्वरूप क्या होगा, तो महिलाओं के लिए यह आरक्षण वर्टिकल आधार पर होगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी कोटा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आरक्षण होगा वो वर्टिकल आधार पर दिया जाएगा, जिसमें एससी महिलाएं, एसटी महिलाएं सबको देखा जाए एक समान आरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यान्वयन कैसे होगा, तो यह कानून अगली जनगणना के बाद जारी होने वाले आंकड़ों तथा उसके पश्चात होने वाले परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं समय सीमा की, तो संसद के पूर्ण मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से प्रभावी हो सकता है, जिसकी प्रारंभिक समय सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई, यानी कि 15 साल तक देखा जाए कानून प्रभावी रहेगा। फिर उसके बाद देखा जाए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए फिर से संशोधन करना होगा। संशोधन के बाद देखा जाए तो ये आगे बढ़ता रहेगा। चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं इस कानून की। यहां पर देखा जाए महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था और लंबे जो विधायी संघर्ष है उसके बाद 128वें संविधान संशोधन के रूप में 2023 में पहली बार व्यापक पहचान इसको मिली थी। ठीक है, तो ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। आगे चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिंधी भाषा में भारत का पहला संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया गया, यानी कि देखा जाए तो सिंधी भाषा में पहली बार भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया गया। चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 10 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण का आधिकारिक रूप से यहां पर जारी किया है। यह ऐतिहासिक अवसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में सिंधी संविधान का संस्करण प्रकाशित हुआ है। ठीक है, पहली बार है कि देवनागरी लिपि में सिंधी भाषा का संस्करण प्रकाशित हुआ है। इस वजह से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। देखा जाए तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सके। यहां पर देखा जाए तो यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत भारत के पवित्र दस्तावेज यानी कि संविधान को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैम पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है और यह खबर आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपी स्पेशल में जो जीएस पेपर 6 है, ठीक, जीएस पेपर 6, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चर्चा करते हैं। तो जैम पोर्टल के माध्यम से, और जैम का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम का फुल फॉर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने की 22,337 करोड़ रुपए की खरीदारी। यहां पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से इस अवधि के दौरान, ठीक है, यहां पर देखा जाए अवधि के दौरान 22,337 करोड़ रुपए की मूल्य और वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी की है। यहां पर चर्चा करें, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को जैम खरीदारी नीति की सराहना करते हुए राज्य को पारदर्शी खरीद के क्षेत्र में एक आदर्श यानी कि मॉडल स्टेट घोषित किया है। बात करते हैं विभागवार प्रदर्शन में चर्चा करें तो सबसे ज्यादा यहां पर देखा जाए जो खरीदारी हुई है जैम पोर्टल के माध्यम से वो शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो शहरी विकास विभाग है वो शीर्ष पर रहा, जिसने अकेले पोर्टल के माध्यम से लगभग 3,606 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य बिचौलिए जो होते हैं उनको समाप्त करना, ठीक है, लागत में बचत करना और सरकारी खरीद प्रक्रिया में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसीलिए जैम पोर्टल लाया गया था। जैम पोर्टल के माध्यम से किसान क्या होते हैं कि किसान जो है वो डायरेक्ट मंडी, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, इसीलिए जैम पोर्टल लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, आज के इस वीडियो की अंतिम खबर क्या है। यहां पर देखा जाए ग्रीस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध, यहां पर चर्चा करते हैं। ग्रीस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगेगा। चर्चा करें, ग्रीस की सरकार ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अगले साल यानी जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यहां पर चर्चा करें, ग्रीस है, ग्रीस के प्रधानमंत्री नाम क्या है इनका, कियारियोकोस, ठीक है, कियारियोकोस मित्सोटाकिस, नाम ऐसे ही होते हैं उन लोगों के, आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर देखा जाए ग्रीस के प्रधानमंत्री के अनुसार
यह कदम युवाओं में बढ़ती चिंता, नींद की समस्या और सोशल मीडिया की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और माता पिता के लिए कंट्रोल प्लेटफॉर्म भी स्थापित किए थे ताकि बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित किया जा सके। ठीक है, ग्रीस अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस तरह के कड़े कानून बना रहे हैं। जैसे कौन कौन से देश बना रहे हैं, यहां पर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना, दिसंबर 2025 में कानून पारित किया था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन प्रतिबंध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध पर विचार विमर्श चालू है। ठीक है, अब देखा जाए तो इस सवाल को, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग, ये आएगा निबंध के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न आएगा निबंध के रूप में। कहां आएगा? जो RO की तैयारी कर रहे हैं, RO की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो UPPCS का मेंस देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर जब आप निबंध में लिखते हैं ना, तो निबंध में सिर्फ कथा कहानी नहीं लिखनी होती है कि कथा कहानी फिर काव्यात्मक भाव से आप निबंध लिखना स्टार्ट कर दिए, सोशल मीडिया ऐसा, सोशल मीडिया वैसा, ये फायदा मिलता, वो फायदा मिलता। वो जमाना बचपन का था कि आप गाय पे निबंध आ गया तो गाय पे निबंध आपने लिखना शुरू कर दिया कि गाय की एक पूंछ होती है, 2 सींग होती है, 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय के दूध से मिठाई बनती है, मिठाई मार्केट में बिकती है, मिठाई हम खरीदते हैं, मिठाई से भोग लगता है। वो सब कहानी है, मतलब वो बचपन में लिखते थे, बचपन में चल जाता था। लेकिन अब आपको निबंध भी तथ्यात्मक रूप से लिखना होगा। जिस प्रकार से तथ्यात्मक तरीके से अपने निबंध को सिद्ध करना होता है, उसी प्रकार से आप निबंध लिख रहे हैं। तो लय, क्रमबद्धता तो जरूरी है, लेकिन तथ्यात्मक बिंदुओं को भी आपको समाहित करना होता है। उन तथ्यात्मक बिंदुओं पर जब सोशल मीडिया का प्रभाव, फायदा और नुकसान जब आप बता रहे होंगे, तो वहां पर सोशल मीडिया की जो बढ़ती लत है बच्चों के बीच में, उसका जो पॉइंट्स है वहां पर आप मेंशन करेंगे। और इसके उपचार में देखा जाए क्या किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा। ग्रीस की सरकार ने वर्ष 2027 से सोशल मीडिया, जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। साथ ही साथ देखा जाए ऑस्ट्रिया और स्पेन, ब्रिटेन में विचार चल रहा है। ब्रिटेन भी देखा जाए तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं। भारत में कर्नाटक राज्य में भी ऐसे देखा जाए तो ड्राफ्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वैसे ही वहां पर मेंशन करके अपने जो निबंध है, निबंध के पॉइंट्स को देखा जाए मजबूती के साथ प्रस्तुत करना होता है, ताकि एग्जामिनर आपके जब पेपर पढ़े, कॉपी पढ़ने के बाद उसको लगे कि हाँ, सिर्फ कथा कहानी आप नहीं कह रहे हैं। और यहीं पर फायदा होता है उनका जो रेगुलर न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं, रेगुलर चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं, अच्छा निबंध लिखते हैं, तथ्यात्मक रूप से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मजबूती के साथ निबंध लिखते हैं, अच्छे मार्क्स पाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। दिक्कत किसके साथ होती है? दिक्कत उनके साथ होती है जो तथ्यात्मक रूप से अपने निबंध को सटीक तरीके से लिखते नहीं है। और फिर ये होता है कि राइटिंग हमारी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा निबंध गया, क्योंकि निबंध आपके दिमाग से जो, मतलब दिमाग ने जो कहा कि ये लिख दो, आपने वो लिख दिया। आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है, लेकिन आपसे बेहतर लिखने वाले हैं। ठीक है, और जब आपसे बेहतर लिखने वाला, जब 2 लोगों में कंपटीशन होता है ना, कि मुख्य परीक्षा में 2 लोगों में कंपटीशन है। अब कंपटीशन कैसे होता है कि खराब तो सब लिखते हैं, अब उसमें भी कंपटीशन ऐसे हो रहा है कि जिसने कम खराब लिखा है उसको बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक, तो प्रयास ये करिए कि लिखिए, अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। और बहुत परफेक्ट, हमेशा जीवन में कोई बहुत परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत परफेक्शन की तरफ, जैसे होता है कि एकदम परफेक्ट आंसर लिखेंगे उसी दिन लिखना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करिए, पहले लिखिए, फिर उसको बेहतर बनाइए। परफेक्शन तो अंत में आएगा, लेकिन पहले स्टार्ट करिए, निबंध लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स रहे, एग्जाम टाइम रिवाइज करने में आसानी हो। मोटी किताब स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत या पूर्वावलोकन आप लास्ट में जब 10 दिन बचेगा तो उस टाइम आप रिवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपको साथ साथ पढ़ते टाइम बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर चलते चलते कुछ सवाल हैं, आपसे पूछूंगा, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1967, 1970 या 1975? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की 28वीं आसियान इंडिया वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिलीपींस? किस देश के साथ अध्यक्षता की गई है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो द्वारा किया गया जो IADT 0.2 परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, मंगलयान? क्वेश्चन नंबर 4 है, अभ्यास साइक्लोन 4
किस देश के साथ आयोजित किया गया? अमेरिका, रूस, मिस्र, फ्रांस। और अंतिम सवाल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25%, 30%, 33% या 50%? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है। आपके जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स में आपके दे भी देता हूँ। ठीक है, तो कोई सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं, कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।